हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ द सैंडमैन नाम की वेब सीरीज़। इस वेब सीरीज़ को IMDb पर रेटिंग 7.8 की मिली है। रोटन टोमेटो में 86% फ्रेश है विद 84% ऑडियंस स्कोर। ये वेब सीरीज़ के टोटल 10 एपिसोड अवेलेबल है। तो मैं आपको इस वेब सीरीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करके एक्सप्लेन करूँगी। पार्ट 1 के अंदर एपिसोड 1 to 5 तक की एक्सप्लेनेशन होगी और पार्ट 2 के अंदर एपिसोड 6 to 10 तक के एपिसोड की एक्सप्लेनेशन होगी। तो बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें किसी की बैकग्राउंड वॉइस सुनाई देती है जो कहती है कि तुम जागते हुए संसार ही तुम लोगों के लिए असली दुनिया यानी कि इंसानों की दुनिया, और तुम इसी दुनिया को अपनी दुनिया समझते हो और इकलौती दुनिया समझते हो, लेकिन तुम्हारी दुनिया के आगे भी एक दुनिया है जो मेरी दुनिया। जब तुम्हें जागता हुआ संसार थका हुआ हारा हुआ छोड़ देता है तब तुम मेरी दुनिया में आते हो और तुम्हारे अच्छे बुरे सब सपनों पर मेरा बस रहता है। ये बोल के हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो खुद किंग ऑफ ड्रीम रहते हैं। ड्रीम हमारी दुनिया में आने की तैयारी कर रहे होते हैं किसी बुरे सपने को ख़त्म करने के लिए। वहीं उनकी लाइब्रेरियन लूसियन उनसे बोलती है कि मेरे मालिक आप लौट के ज़रूर आओगे ना। इस पर ड्रीम कहते हैं कि लूसियन मैं लौट के क्यों नहीं आऊँगा। लूसियन कहती है पता नहीं इस बार अजीब सा डर लग रहा है। वो कहते हैं मैं ज़रूर आऊँगा और ये बोल के किंग ऑफ ड्रीम हमारी दुनिया में आ जाते। अदर साइड हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ा आदमी एक बीरी केस लेके किसी जादूगर रॉड्रिक बर्जस के पास जाता है जिन्हें मेगस भी बोलते हैं। वो मेगस से बोलते हैं कि इस बुक की मदद से क्या आप मेरे बेटों को ज़िंदा कर पाओगे। तो वो हमें इनकी बातों से पता चलता है कि ये बुक इस इंसान ने इस आदमी ने एक म्यूज़ियम से चुराई है और ये म्यूज़ियम में काम करता है। तो वो ये कहता है कि मैं हम दोनों के बेटों को वापस लेके आऊँगा। यानी हमें पता चलता है वो भी इसीलिए डेथ को अपने बस में करना चाहता है क्योंकि उसका बेटे की भी अभी हाल फिलहाल में मौत हुई है। हालांकि उसका एक और बेटा रहता है, छोटा बेटा जिसका नाम रहता है एलेक्स, लेकिन वो अपने बड़े बेटे को भी प्यार करता है। यहाँ मैं जादूगर मेगस की बात कर रही हूँ। तो मेगस उसके बाद एक सर्कल सा बनाता है और उस बुक के थ्रू कुछ चैंटिंग वगैरह करने लगता है। वही अदर साइड हमें दिखाया जाता है कि यहाँ किंग ऑफ ड्रीम उस बुरे सपने को ख़त्म करने के लिए बर्लिन में होते हैं। वही वो जैसे ही उस बुरे सपने को ख़त्म करने वाले रहते हैं, क्योंकि वो बुरा सपना जिसका नाम रहता है कुरंथियन वो इंसानों को मार रहा होता है, यानी कि उसका जो काम था वो उसे छोड़ के इंसानों को मार रहा होता है। तभी उसको चैंटिंग वगैरह सुनाई देती है ड्रीम को और ड्रीम सीधा उस मेगस के बनाए हुए सर्कल में जाके गिरता है। मेगस अपने बेटे के थ्रू उसके कुछ यंत्र रहते हैं, जैसे कि उनके पास एक रूबी रहती है, एक मिट्टी से भरी हुई पोतली रहती है और उनका हेलमेट सब उतार लेता है और उन्हें उसके अंदर कैद रखता है। अगली सुबह हम देखते हैं वहाँ पर जिस पूरे सपने को वो ख़त्म करने के लिए आए थे वो कुरंथियन उस मेगस के पास आता है और उसने बोलता है कि जिसको तुमने कैद किया है वो डेथ नहीं है, वो ड्रीम है। तो वो बोलता है कि ऐसे देव का मैं क्या करूं जो सपनों पे राज करता है। इसमें वो उसे लालच देके बोलता है कि उनकी जो चीज़ें तुमने ली है, उनकी रूबी, उनकी रेत से भरी हुई पोटली और उनका हेलमेट, इनकी मदद से तुम काफ़ी कुछ पा सकते हो। तुम इनसे अपनी उम्र बढ़ा सकते हो, तुम काफ़ी पैसा कमा सकते हो, लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा सकते हो। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा कि डेथ एक जीवी है, इनकी पूरी फैमिली है, डिस्पेयर, डिज़ायर, डेस्टिनी, डेथ और ड्रीम। और वो बोलता है कि ये ड्रीम है। आखिर तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है कि ये गोला ये जो सर्कल है ये उन्हें रोक के नहीं रख सकता। तुम्हें इसके लिए एक आधुनिक कांच का गोला बनाना पड़ेगा और उसके अंदर इन्हें रखना पड़ेगा और ध्यान रहे कि कोई भी इनकी आंखों के सामने सो ना पाए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है और उसके बताए हुए अनुसार ही वो वैसा ही काम करता है मेगस। फिर मेगस उससे आता है और बोलता है कि वो उसे छोड़ देगा अगर वो उसे उसका बेटा वापस ला दे, वो उसे अमीर बना दे, वो उसे यंग बना दे और वो उसे हमेशा अमृतत्व दे दे। ये सब पे सुनने के बाद भी ड्रीम कुछ नहीं बोलता और चुपचाप उस गोले में रहता है। ऐसे करते करते 10 साल निकल जाते हैं और 10 साल के अंदर अंदर हम देखते हैं मेगस एक नामिक जादूगर बन गया और उसके पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। हालांकि उसकी उम्र को देख के लगता नहीं है कि वो इतना बूढ़ा हो चुका है। ये सब उसके यंत्र का कमाल होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक दिन एलेक्स कैसे जैसे करके ड्रीम के पास पहुंचता है और ड्रीम को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि मेरे पापा बुरे इंसान नहीं है, वो जो मांग रहे हैं वो उन्हें तुम दे दो। अगेन ड्रीम कुछ नहीं बोलता। वो कहता है अगर मेरे बस में रहता मैं तुम्हें आज़ाद कर देता। ये बात उसका पिता सुन लेता है एलेक्स का, यानी मेगस उस पर काफ़ी गुस्सा करता है और वो कहता है कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं। इसमें वो कहता है कि पापा मुझे माफ़ कर दो, मैं बस उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। इसमें वो बोलते हैं कि ये जो ड्रीम का कौवा है, हाँ ड्रीम का एक कौवा भी रहता है जिसका नाम रहता है जैस्मी। तो वो कहता है इस
कौवे की ख़त्म कर दो तब मैं मानूँ। वहीं वो कौवा जिसका नाम जैस्मी रहता है वो कैसे जैसे तो करके ड्रीम के पास पहुंच जाता है। जैसे ही वो ड्रीम को आज़ाद करने की कोशिश करता है वैसे ही एलेक्स उसको मार देता है। इससे ड्रीम को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और वो काफ़ी दुखी होता है। फिर ऐसे करके काफ़ी दिन और निकल जाते हैं और हम देखते हैं ड्रीम के बिना इस दुनिया के अंदर बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। कुछ लोग बस नींद में ही चलने लग जाते हैं, कुछ लोग नींद में ही हमेशा के लिए सो जाते हैं। इनमें से एक लड़की रहती है यूनिटी। इस यूनिटी नाम की लड़की को आप ध्यान में रखना क्योंकि इसका आगे बहुत बड़ा रोल है। ये हमेशा के लिए सो जाती है और ये कभी नहीं उठ पाती, यानी जिंदा तो रहती है लेकिन ये उठती नहीं है, नींद में ही बस खो जाती है। वहीं कुछ लोग सिर्फ सोना चाहते हैं और कुछ लोगों को नींद ही नहीं आती और कुछ लोग नींद में चलने लग जाते हैं। ये सब ड्रीम की गैर मौजूदगी में हो रहा था क्योंकि ड्रीम उस गोले के अंदर कैद था। वहीं हमें दिखाया जाता है कि मेगस के पास एक उसकी गर्लफ्रेंड भी रहती है जो एक दिन प्रेग्नेंट हो जाती है। इस पर उसको काफ़ी गुस्सा आता है और वो चीज़ें इधर उधर फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। तभी उसका बेटा एलेक्स आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। इस लड़के का नाम रहता है एथल। तो एथल उससे कहते हैं कुछ नहीं, मैं प्रेग्नेंट हूँ लेकिन तुम्हारे पापा ऐसा नहीं चाहते कि मैं इस बच्चे को जन्म दूँ। वो कहता है ये तो अच्छी बात है, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम इस बच्चे को जन्म देना चाहिए। लेकिन वो कहती है नहीं, तुम्हारे पापा ऐसा नहीं चाहते, वो उसका ऑपरेशन करवा देंगे। और वो भी डॉक्टर को बुलाने के लिए गए और हमें उसी रात दिखाया जाता है कि एथल उसके पैसे वो जो ड्रीम के सारे यंत्र थे, रूबी, रेत से भरी हुई पोटली और हेलमेट लेके चली जाती है, यानी भाग जाती है। यहाँ पर ये सब देखकर उसको काफ़ी गुस्सा आता है मेगस को और मेगस दौड़ता हुआ ड्रीम के पास जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी ये सारी चीज़ें वापस चाहिए मैं तुम्हें आज़ाद कर सकता हूँ। अगर तुम उस चोरने को ढूंढ लो जो लड़की मेरे साथ रहती थी, वो सब कुछ लूट के चली गई है, यहाँ तक कि तुम्हारे यंत्र, मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँगा लेकिन एक शर्त है मेरी, वो ये कि मैंने जो तुमसे इतने सालों में मांगा है वो मुझे तुम दे दो। अगर ड्रीम कुछ नहीं बोलता। इस पर उसको इतना गुस्सा आता है कि वो अपने हाथ में एक छड़ी रहती है उससे उस कांच के गोले को मारने लग जाता है। तभी एलेक्स आता है और उसे संभालता और कहता है कि डैड रुकिए, लेकिन उस वक्त उसे इतना गुस्सा आता है कि वो अपने बेटे एलेक्स पर गुस्सा निकालने लग जाता है। यहाँ पर पिता और बेटे की काफ़ी ज़्यादा हाथापाई हो जाती है जिसमें एलेक्स अपने पिता को उस कांच के गोले की तरफ धक्का देता है और वो उसे टकरा जाते हैं और ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती है। इस पर एलेक्स काफ़ी दुखी होता है। ऐसे करते हुए हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स को एक साथी भी मिलता है जिसका नाम रहता है पोल। पोल हमेशा ही ड्रीम को आज़ाद करना चाहता है लेकिन एलेक्स को इस बात का डर रहता है कि अगर ड्रीम आज़ाद हो गया तो वो उसे मार देगा क्योंकि उसने उसके कौवे को मारा था। वो उससे पूछता है कि अगर मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ तो क्या तुम अपने कौवे के लिए मुझे माफ़ कर दोगे, मैंने उसे मारा उसके लिए तुम मुझे माफ़ कर दोगे। अगेन ड्रीम कुछ नहीं बोलता। ऐसे करते करते 96 ईयर और निकल जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स उससे यही सवाल पूछता है। वो एलेक्स भी बूढ़ा हो चुका है और वो उसे पूछता है कि अगर तुम मुझे अपने रेवन के लिए माफ़ कर दो तो मैं तुम्हें आज़ाद कर दूँ। मैंने कभी भी अपने पापा की तरह तुमसे कुछ भी लालच भरा नहीं मांगा। यहाँ पर ड्रीम कुछ नहीं बोलता और यहाँ पे पोल व्हील चेयर लेके आता है और एलेक्स को कहता है कि एलेक्स यहाँ से चलो प्लीज़। और जैसे ही वो व्हील चेयर को वहाँ से मोड़ता है तो वो देखता है कि वो जो वहाँ पे सर्कल बना हुआ था मंत्रों से वो सर्कल टूट गया है। ऐसा इशारा करके पोल वहाँ से निकल जाता है और उस इशारे को ड्रीम देख लेता है कि वहाँ से वो सर्कल है उसकी लाइन मिट गई है। तो इस पर ड्रीम क्या करता है, उसी रात जो गार्ड्स होते हैं उन गार्ड्स के सपनों के थ्रू आज़ाद हो जाता है और सीधा जाके सबसे पहले एलेक्स को पनिश करता है। एलेक्स को हमेशा के लिए नींद में सुला देता है, उसे मारता नहीं लेकिन उसे एक तरीके से कोमा में डाल देता है और फिर वो अपनी दुनिया में जाता है। एपिसोड 1 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी दुनिया में जाता है तो उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी लाइब्रेरियन लूसियन ही रहती है। वो कहती है कि मेरे मालिक आप एक सदी से कहाँ थे, आपने जब से आप गए हैं तो आपकी दुनिया वैसी नहीं रही है जैसे आप छोड़ के गए थे। पहले दिन लाइब्रेरी से सारी बुक गायब हो गई, दूसरे दिन पूरी लाइब्रेरी गायब हो गई जो मुझे कहीं नहीं दिखी। कुछ लोग इस आस में चले गए कि आप आओगे और कुछ लोग ये सोच के चले गए कि आप कभी नहीं आओगे, लेकिन मैं रुकी रही क्योंकि मुझे यकीन था कि आप आओगे। इस पर ड्रीम को काफ़ी बुरा लगता है कि उसकी दुनिया इस तरीके से उजड़ गई। वो अपनी दुनिया को वापस बनाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है। फिर वो त्रिदेवियों को बुलाने की बात सोचता है क्योंकि उसके यंत्र के बिना वो कमज़ोर था और उसके यंत्र अब कहाँ है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता है। तो उसके बाद वो सोचता है कि त्रिदेवियों को वो बुलाए कैसे, क्योंकि उसमें इतनी पावर नहीं थी कि वो त्रिदेवियों को बुला सके। फिर यहाँ पर वो सोचता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे उसी ने बनाया हो
और उसी चीज़ को अपने अंदर समा सकता है और उसकी मदद से शायद त्रिदेवियों के लिए वो कोई भेंट लेके आ सके। तो उसके बाद वो दो आदमियों के पास जाते हैं, जिसका एक का नाम रहता है सीक्रेट और एक का नाम रहता है मिस्ट्री। तो उन दोनों भाइयों को अपने दिए हुए गिफ्ट के बारे में पूछता है। एक बार उसने एक अजीब तरीके का जीव दिया था जिसका नाम रहता है गारगोइल, जो कुछ डायनासोर की तरह लगता है। तो वो उनसे उसे वापस मांगता है, लेकिन उनमें से एक भाई मना कर देता है और उससे काफ़ी गुस्सा आता है। लेकिन वो कहता है कि मैंने ये तुमसे नहीं पूछा कि मैं इसको ले जाऊंगा या नहीं, मैं ये उससे पूछ रहा हूँ जिसको मैंने बनाया है। उस पर वो गारगोइल मान जाता है और वो उसे अपने अंदर समाने के लिए हाँ भर देता है। और उस गारगोइल से जो मिट्टी उसके हाथ में आती है उससे वो त्रिदेवियों के लिए कुछ भेंट चुनता है और उस भेंट को लेकर वो त्रिदेवियों को दे देता है और उनको बुलाता है और उनसे कुछ सवाल पूछता है, जिसमें से हर एक देवी से उसे एक सवाल पूछना रहता है। तो वो पहली देवी से पूछता है कि उसकी एक रेत से बनी हुई पोटली है, वो कहाँ है। तो वो कहती है कि वो लंदन में एक जादूगरनी को बेचती गई जिसका नाम है जोहाना कॉन्स्टेंटाइन। बस वो इतना ही बताती है, उसके बाद कुछ भी नहीं बताती। दूसरी देवी से वो पूछता है कि उसका एक हेलमेट था वो कहाँ है। तो वो कहती है वो एक नर्क के दूत के पास है, एक सुरक्षा कवच के बदले उसने उसको लिया है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि एक उसकी रूबी थी वो कहाँ है। तो उस पर बोलता है कि उसकी रूबी एक माँ से अपने बेटे के पास गई। तो वो इस तरफ पहेलियों में जवाब देती है, सटीक जवाब नहीं देती। ऐसा बोल के वो 3 क्वेश्चन का जवाब दे के वहाँ से चली जाती है। और ये तीन देवियाँ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की रहती है। उसके बाद एपिसोड 2 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जोहाना कॉन्स्टेंटाइन वो एक तरीके से ब्लैक मैजिक वगैरह परफॉर्म करती है और लोगों की मदद ही करती है। वो ड्रीम से मिलती है और उसके हिसाब से ड्रीम एक धोखेबाज राजा है, एक या अनंत जीवी मान लो, जो लोगों के सपनों पर उनकी नींद पर कंट्रोल नहीं कर सकता। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागता है और वो लोगों को उनके हाल पे छोड़ देता है। वो ऐसा इसलिए सोचती है क्योंकि उसे कई सालों से काफ़ी बुरे सपने आते हैं अपनी बहन को लेकर। उसकी छोटी बहन की मौत किसी प्रकार से हो गई थी और उसमें कहीं ना कहीं वही जिम्मेदार थी। तो उसके बाद ड्रीम उसे बोलता है कि वो उसके इन बुरे सपनों का ख़त्म करने का रास्ता ज़रूर देखेगा, वो उसे ख़त्म कर देगा। और ऐसी बातों में उसे पता चलता है कि ड्रीम 100 सालों के लिए कैद हो चुका था, इसीलिए इस दुनिया की ये हाल है और उसे इस दुनिया को सही करने के लिए उसके अपने यंत्र की ज़रूरत है। तब जोहाना बोलती है कि मुझे पता है तुम्हारी मिट्टी की पोटली कहाँ है, और वो उसे अपने दोस्त के यहाँ रेचल के यहाँ लेके जाती हैं। तो हम देखते हैं कि रेचल का काफ़ी बुरा हाल हो गया है। उसकी बॉडी एक तरीके से सूख चुकी थी, वो काफ़ी बीमार थी, वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी और उसे पता नहीं था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ड्रीम कहता है कि उसके यंत्र, उसकी चीज़ें इंसानों के लिए नहीं है, ये इंसानों को ख़त्म कर देती है अगर उनके पास रहे तो फिर उसके बाद वो क्या करता है कि जो उसकी फ्रेंड रेचल रहती है वो उसको सपने में ही मौत प्रदान कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसका एक कौवा भी रहता है जिसका नाम रहता है मैथ्यू। ये कौवा लाइब्रेरियन लूसियन ने उसके पास भेजा था ड्रीम के पास, ताकि ड्रीम को फिर से कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। फिर उसके बाद मैथ्यू और ड्रीम दोनों हेल के लिए निकल जाते हैं और एपिसोड 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हमें सीधा हेल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मैथ्यू यानी वो कौवा और ड्रीम हेल जाते हैं। हेल में जाके ड्रीम जो हेल के दूत रहते हैं उसे ये खबर देता है कि वो आया है और उसे हेल का रूलर जो है लूसीफर, उससे मिलना है। तो वो कहता है कि लूसीफर मॉर्निंग लाइट के पास हमें लेके चलो, मॉर्निंग स्टार के पास हमें लेके चलो। तो वो दूत उसे लेके जाता है। तभी उस रास्ते में उसकी एक पुरानी एक्स भी मिलती है जिसका नाम रहता है नाडा उसे काकोइल बोल के पुकारती है, लेकिन वो नाडा की तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि नाडा ने उसे धोखा दिया था। उसके बाद वो चलता जाता और आखिर में वो लूसीफर के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर लूसीफर हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो टार्थ ऑफ बियन का किरदार में निभा चुकी है गेम ऑफ थ्रोन के अंदर। वही लेडी इसके अंदर रहती है जो लूसीफर मॉर्निंग स्टार का किरदार निभाती है। वो उससे हालचाल पूछती है, लेकिन वो कहता है कि वो यहाँ हालचाल नहीं पूछने आया। दरअसल वो यहाँ अपने एक हेलमेट के बारे में पता लगाना है जो आपके नर्क के दूध के पास है। वो पूछती किस दूध के पास, तो वो एक तरीके से अपनी पोटली में से मिट्टी निकालता और इस मिट्टी को
इस मिट्टी को वो ग्राउंड पे डालने लग जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है तो वो दूत प्रकट हो जाता है जिसके पास उसका हेलमेट रहता है। वो उस दूत से बोलता है कि मेरा हेलमेट मुझे वापस दो, लेकिन वो दूत कहता है, जिसका नाम रहता है कॉरन जॉन, वो कहता है नहीं, ये मेरा हेलमेट है, मैं इसे तुम्हें एक शर्त पे दूंगा जब तुम मेरे साथ एक बैटल करोगे, और इस बैटल के अंदर अगर तुम हार गए तो तुम्हें यहाँ पर मेरा एक तरीके से नौकर बन के रहना पड़ेगा नर्क के अंदर। तो इस चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं ड्रीम, और उसके बाद वो कॉरन जॉन कहता है कि मेरी तरफ से खुद हेल की रूलर लूसीफर लड़ेंगी, और लूसीफर उससे पूछती है कि ड्रीम तुम्हारी तरफ से कौन लड़ेगा, तो ड्रीम कहता है मेरी तरफ से मैं खुद लड़ूंगा। ऐसे ही करके उनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और मैं आपको बता दूँ, ये लड़ाई काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये लड़ाई जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से नहीं होने वाली, ये लड़ाई इमेजिनेशन में होती है, लेकिन इस लड़ाई में अगर आपको चोट लग रही होती है तो आपको रियल में लगेगी। तो ऐसे इमेजिन करके वो बोलती है लूसीफर कि मैं एक भेड़िया हूँ जो शिकार की तलाश में घूम रहा है। तभी ड्रीम कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ जो उसके ऊपर घोड़े के ऊपर बैठा है और भेड़ियों को मारने की तलाश में ही निकला है। तभी वो तीर चलाता है और भेड़ियों को लग जाता है, और सच में ये तीर लूसीफर को लगता है। तभी लूसीफर कहती है वो एक नागिन है जो अगर घोड़े को भी डस ले तो उसके ऊपर जो भी बैठा हो उस पर भी असर देती है। तो सच में ड्रीम पे ये जहर चढ़ता है। ड्रीम फिर उसके बाद ऐसे ही करके बोलता है कि वो एक तरीके से पूरा संसार है जिसका कोई अंत नहीं है, और इस तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें होता है। लास्ट में जब ड्रीम के ऊपर लूसीफर भारी पड़ने लग जाती है और एक तरीके से वो उसके ऊपर भारी पड़ भी जाती है, तब उसका जो कोवा रहता है मैथ्यू, वो उसको एक तरीके से उसको बोलता है कि आप मुझे अपने दूत को, अपने रेवन को यहाँ पर उस लूसीफर के पास अकेले छोड़ के नहीं जा सकते, सपने कभी मरते नहीं। वो ये सब बोल के उसको और ज़्यादा इंकरेज करता है, और उसके बाद वो कहता है कि वो एक होप है, होप को क्या मार सकता है होप को। फिर उसके बाद लूसीफर ये सोचती है और कुछ नहीं बोलती, और कहती है कॉरन जॉन उसे अपना हेलमेट वापस दे दो, और कॉरन जॉन ऐसा नहीं करता। तो जो लूसीफर की सहायिका रहती है वो उस कॉरन जॉन को मार देती है और वो हेलमेट लेके उसको दे देती है। और वो कहता है, फिर लूसीफर कहती है कि भला मैं तुम्हें यहाँ से क्यों जाने दूँ, सपनों का महत्व ही क्या है हेल के अंदर। तो वो ड्रीम कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं, ड्रीम को कोई भी महत्व नहीं रहता है हेल के अंदर, लेकिन आप कभी भी जो हेल के जो एक तरीके से डीमन है उनको कभी भी सपने देखने से नहीं रोक सकते। आखिर डीमन के भी तो सपने होते हैं हेवन जाने के। तो ये सुन के उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो उस ड्रीम को वहाँ से जाने देती है, और एपिसोड 4 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग के अंदर हमें ड्रीम दिखाया जाता है जो अपना रूबी लेने के लिए पहुँच जाता है। आखिरकार उसे अपनी 2 चीज़ें मिल गई थी, हेलमेट और उसकी रेत। उसकी वजह से उसको रूबी का पता अपने आप चल जाता है, पर लेकिन ये रूबी कुछ बदल गई थी। इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। दरअसल जिस औरत ने इस रूबी को लिया था, एथल नाम था, उस एथल के बेटे ने इस रूबी को बदल दिया था, और एथल को पता चल जाता है कि ड्रीम छूट गया है और वो उसके पास आएगा अपने यंत्र लेने के लिए, और एथल अपने बेटे को आगाह करने के लिए जाती है, क्योंकि एथल को आगाह किया था गुरंथियन ने। तो एथल अपने बेटे को आगाह करने के लिए जाती है, लेकिन उसका बेटा पागल रहता है, दरअसल पागल पूरा ही पागल रहता है, और वो एथल को बोलता है कि आपने हमेशा मुझसे झूठ बोला है मामा। तो एथल कहती है कि बेटा ड्रीम आज़ाद हो चुका है और वो अपनी रूबी लेने के लिए ज़रूर आएगा, तो मुझे बता दो उसकी रूबी कहाँ है, तो ताकि हम उसे अपनी रूबी दे दें तो वो हमें बख्श दे। लेकिन उसका बेटा पागल रहता है जिसका नाम रहता है जोनी। तो वो कहता है नहीं मम्मा, आपने हमेशा मेरे फादर के लिए सब कुछ झूठ बोला है कि मेरा फादर कौन है ये वो। तो लास्ट में वो उसे सब सच बता ही देती है, लेकिन उसे यहाँ फिर भी विश्वास नहीं होता। तब वो एक सुरक्षा कवच पहन के रखती है, जिसकी वजह से वो काफ़ी यंग थी, 106 साल तक जिंदा रह पाई थी। वो निकाल के अपने बेटे को दे देती है, और वो कहते हैं शायद अब तुम्हें यकीन हो जाए कि तुम्हारी माँ कैसी है बेटा। उसके बाद जैसे वो यंत्र निकाल के देती है और वो तुरंत मर जाती है, उसका शरीर बेजान पड़ जाता है और उसकी स्किन काफ़ी जली हुई सी हो जाती है। वहाँ से जोनी उस मेल्टम असाइलम से भाग जाता है, और वो एक लेडी की मदद लेता है, एक लेडी की लिफ्ट लेता है और उसकी गाड़ी में बैठ के चला जाता है। वो उस लेडी से काफ़ी सारी बातें करता है, और हमें पता चलता है कि उसका बेटा सच में पागल है, क्योंकि वो उस लेडी को काफ़ी डरा देता है। उस लेडी को बोलता है कि उसे एक सच्ची दुनिया चाहिए जहाँ पे सब लोग सच बोले, क्योंकि उसकी माँ ने उससे काफ़ी सारे झूठ बोले थे। वो लेडी भी काफ़ी अच्छी रहती है और कहती है कि वो भी एक सच्ची दुनिया चाहती है, और लेडी काफ़ी काइंड रहती है। लेकिन जैसे ही वो बोलता है कि उसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई है, पर उसमें उसकी गलती नहीं
थी, वो तो बस सबका भला करना चाहता था, लेकिन सब लोगों की मौत हो जाती है उसकी वजह से। तो ये सुनकर वो लेडी काफ़ी घबरा जाती है, लेकिन अब बेचारी करते भी क्या, उसे उसकी एक मंजिल तक तो छोड़ना ही था, उस जोनी की मंजिल तक। अदर साइड हमें दिखाया जाता है ड्रीम जैसे ही उस रूबी को उठाता है, उस रूबी के पास पहुँचते उसे काफ़ी ज़ोर से झटका लगता है और वो गिर जाता है और बेहोश हो जाता है और रूबी नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ पे वो पागल जोनी आता है और उस रूबी को उठाता है और वहाँ से चल पड़ता है। वो फिर जाके एक रेस्टोरेंट में बैठता है, जहाँ वो पागल जोनी कुछ पागल जैसी हरकतें करता है। उसे एक वेट्रेस मिलती है जिसका नाम रहता है बैट उसका अच्छे से वेलकम करती है, उसे बिठाती है और उसे के ऑर्डर को लेने के लिए बोलती है। वो उसे कॉफ़ी लेता है और तभी वहाँ पे अलग दूसरे कस्टमर आ जाते हैं, जिसमें से एक कपल रहते हैं जो कंपनी के CEO रहते हैं। वो कपल को उसे बैट ने ही मिलाया था और वहीं पर बैट को वहाँ की शेफ जो जिसका नाम रहता है मार्च, उस पर भी काफ़ी क्रश रहता है। वो उससे काफ़ी बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन मार्च उसमें इंटरेस्टेड नहीं रहता है, ये हमें उसकी बातों से पता चल जाता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम रहता है जूडी। उसकी गर्लफ्रेंड से उसकी लड़ाई हो गई थी जिसका नाम रहता है डोना। तो वो काफ़ी परेशान रहती है और जैसे ही वो दोबारा उसके पास आती है, उस पागल जोनी के पास उसका ऑर्डर लेने के लिए, तभी वहाँ पे एक और कस्टमर आ जाता है। तो वो उसे बोलने के लिए चली जाती है, तो वो उसे कहती है कि मैं आपका ऑर्डर लेने के लिए वापस आती हूँ। ऐसे करते करते वो उसी रेस्टोरेंट में बैठा रहता है और लोगों को एब्जॉर्व करता है। वो देखता है वो जो कपल आए थे, उस कपल के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। एक तरीके से जो वो कपल रहते हैं, कपल के बीच में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। वो एक दूसरे को चीट कर रहे होते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा ही एक दूसरे पे कंट्रोलिंग रहते हैं। वहीं पे उसकी वाइफ और उनकी एनिवर्सरी रहती है और बैट उनसे उनका ऑर्डर लेने के लिए आती है, लेकिन वो चाहता तो वो बर्गर खाना चाहता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे राइट का हवाला दे के कहती है कि हम सैलेड ही खाएंगे। और बेचारा उसका पति भी क्या करता, तो वो कहता है हम सैलेड ही खाएंगे। वहीं वो जूडी काफ़ी परेशान रहती है क्योंकि उसका ब्रेकअप होने ही वाला रहता है। तो ये जाके मार्च को बताती है, बैट ऑर्डर देती है और मार्च ऑर्डर लेके चला जाता है। वो फिर मार्च से बात करने के लिए जाती है तो मार्च उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। वहीं पर जूडी काफ़ी रो रही होती है और ऐसे ऐसे करके उन लोगों में कुछ बदलाव आने लग जाता है। वहीं पर वो कपल जो बैठा हुआ रहता है, वो कपल वो उसको एक तरीके से सैलेड ला के देती है बैट, और वो सैंडविच ला के देती है, लेकिन वो उसने सैंडविच का ऑर्डर नहीं दिया था। ये सब करवा रहा था बैठा वो पागल जोनी, अब उस रूबी की मदद से। तो वो उस बर्गर को खाने के लिए कहता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि नहीं। उस बात पर उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है, तो वो प्लेट रख के वहाँ पे चला जाता है उस मार्च के पास वो आदमी। और वहीं पे वो एम्प्लॉय जो उसी कंपनी के अंदर वो अपना एक तरीके से इंटरव्यू देने के लिए आया हुआ रहता है, तो बैट उसको उससे मिलवा देती है कि ये आपकी ही कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था। वो पागल जोनी सुबह आके बैठता है और ऐसे करते करते रात हो जाती है। और रात में उन लोगों को काफ़ी एक तरीके से वो लोग काफ़ी बदलने लग जाते हैं, उनके अंदर काफ़ी बदलाव आने लग जाते हैं। वो लोग जो बातें होती हैं वो उनके मुंह पे बोलने लग जाते हैं, एक तरीके से सच बोलने लग जाते हैं सब। तो वो जो एम्प्लॉय रहता है वो उस लेडी से बात कर रहा होता है जो उस कंपनी की CEO रहती है। तो वो कहती है कि आज मेरी एनिवर्सरी है और मेरे पति को देखो तुम, वो तो मुझे छोड़ के चला गया। ऐसे करते करते वो बताती है कि वो अपने पति के साथ खुश नहीं है, ये वो, और उनकी बातें स्टार्ट हो जाती है। वही मार्च भी बैट को बता देता है कि वो बैट में इंटरेस्टेड नहीं, असल में वो उसके बेटे में इंटरेस्टेड है, और उसके बेटा और उसके बीच काफ़ी अलग ही बॉन्डिंग है। इधर ऐसे करते करते सब एक दूसरे से सच बोलने लग जाते हैं। इन द एंड बैट को समझ में आ जाता है कि ये सब वो जो सामने पागल जोनी बैठा है वो करवा रहा है। तो उसके बाद वो जाती है और कहती है कि सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो वो कहता है कि मैंने तो बस तुम्हें एक सच्ची दुनिया देना चाहिए जहाँ पे सब लोग सच बोलते हैं और कोई भी झूठ नहीं बोलता है। तो उसके बाद वो कहता है, वो जो एम्प्लॉय रहता है, क्योंकि ये इसलिए हुआ था क्योंकि उस एम्प्लॉय ने उस कपल में से उसके हस्बैंड को मार दिया था, उस CEO के हस्बैंड को मार दिया था। उसके बाद ये सब स्टार्ट होता है। तो वो कहती है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ हो। और वो जो लड़का रहता है वो कहता है कि मैं कभी भी किसी को मारना नहीं चाहता था। तो वो कहता है कि तुम सबने जो किया है वो तुमने खुद किया, मैंने बस तुम सबके बीच में से झूठ हटा दिया। तो उसके बाद
ये सब सुनने के बाद काफ़ी बैठ को गुस्सा आता है, उन सबको काफ़ी गुस्सा आता है और उस आदमी की तरफ उसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन उस रूबी की मदद से वो पागल जोनी फिर उनके दिमाग में कुछ भर देता है और वो लोग अपने आप को ही मारने लग जाता है। जैसे वो एम्प्लॉय जिसने उस कंपनी के CEO के हस्बैंड को मारा था, वो अपने हाथों में कील घोंपने लग जाता है। वहीं पे वो जो CEO रहती है वो अपने आप को ही चाकू से गला काट के मार देती है। वो जूड़ी रहती है, वो अपना हाथ काट लेती है और बेट अपना हाथ जला लेती है और अपनी आँखें खुद ही अपने हाथ से निकाल लेती है। वहीं पे मार्श अपने हाथों को काटने लग जाता है। ऐसे करके सब लोग दर्दनाक मौत मर जाते हैं। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है ड्रीम की। ड्रीम अपनी रूबी लेने के लिए आता है क्योंकि इतनी देर उसे होश नहीं था, वो बेहोश होकर गिर गया था। उसके रेवन ने उसे जगाया। तो उसके बाद वो कहता है कि पता नहीं यहाँ क्या हो गया। वो पागल जोनी वो कहता पता नहीं यहाँ क्या हो गया, लाइट भी चली गई, अच्छा आप आ गए। तो वो कहता है कि जोनी ये सब करना बंद करो, मेरे यंत्र इंसानों के लिए नहीं है, ये तुम्हें तकलीफ़ देते हैं। उस पर वो कहता है ओह तो तुम हो सैंडमैन जिसके बारे में मेरी माँ मुझे आगाह करने आई थी। वो कहता है ये रूबी मेरी है, पता नहीं पर तुमने इसको क्या कर दिया, ये मेरा कहना नहीं मान रही। तो वो कहता है कि इस रूबी को मैंने अपने हिसाब से बदला है। तो वो उसके बाद वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा और खुद किंग ऑफ ड्रीम बन जाऊंगा। तो वो कहता है ऐसा किंग ऑफ ड्रीम क्या काम का जो पूरी मानव जाति को काम ख़त्म कर दे। तो वो बोलता है जोनी पागल जोनी कि नहीं, मैंने तो इन सब के बीच में से बस झूठ हटाया था, बाकी इन सब ने खुद ने किया है। तो वो कहता है मैं तुम्हें मार दूंगा ड्रीम। तो पागल जोनी की ऐसी बातें सुनकर ड्रीम को काफ़ी गुस्सा आता है और वो सोचता है कि मैं अब क्या करूं। उसके बाद वो कहता है कि तुम मुझे अपनी दुनिया में ही मार सकते हो। फिर उसके बाद जोनी को उसकी माँ का फ्लैशबैक आता है। एक तरीके से वो सपने में ही जी रहा होता है और वो ऐसे करते करते ड्रीम की दुनिया में भी आ जाता है और ड्रीम को ऐसा बोलता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ ड्रीम, अब मैं बनूंगा किंग ऑफ ड्रीम, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और ऐसे करते करते वो ड्रीम की रूबी को तोड़ देता है और जैसे वो उस रूबी को तोड़ता है उसकी सारी पावर फ्री हो जाती है और अपने असली मालिक ड्रीम के पास चली जाती है। और वो ड्रीम उसे कहता है कि ये यंत्र तुम इंसानों के लिए नहीं है, ये इसने तुम्हें पागल कर दिया था जोनी। ये वो बोल के जोनी को हमेशा के लिए सुला देता है और इस तरह एपिसोड 5 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो आगे की कहानी हम आगे जानेंगे कि उसके बाद अब क्या होगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना। प्लीज़ गाइस मुझे सपोर्ट करो। एंड करते हैं 50 लाइक्स का, प्लीज़ 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 करवा दो किसी भी तरीके से। और मैं कोशिश करूँगी कि इसका पार्ट 2 जल्दी ही आए।